ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्यों भाषणों और बयानों में जो मर्यादा की हद है उसे लांघने की कोशिश की जा रही है। क्यों भारतीय जनता पार्टी और उसके दो सम्मानित मंत्री संसदीय परंपराओं का निर्वहन या फिर उसकी गरिमा को तार तार कर रहे हैं। जो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लेकर कांग्रेस पार्टी आई है, क्या सरकार उसके तहत चर्चा कराएगी? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या स्मृति ईरानी माफी मांगेंगी, जिसकी रट विपक्ष लगाए हुए है। इस पूरे मुद्दे पर सरकार ने विपक्ष को एकजुटता का मौका दिया है। और दूसरा मसला रामशंकर कठेरिया का, जो एक शोक सभा में जाते हैं लेकिन जो उनके जहरीले शब्द हैं उससे नहीं लगता कि वो एक मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे फिर से एक बार परिचय कराएं। इससे पहले चूंकि राजभर साहब ये कह रहे थे कि उन्होंने शायद बयान नहीं सुना है, हम रामशंकर कठेरिया साहब का बयान आपको सुनवा देते हैं। देखिए कि वो क्या कह रहे हैं और फिर यह भी समझिए कि क्या यह बयान एक मंत्री को शोभा देता है। सुनिए। बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। आने वाला आज सोमवार है, कल मंगल है, बुधवार और शुक्रवार को हम लोग सब 3 से 5 अपने अपने मोहल्लों में बड़ी बड़ी शोक सभाएं करेंगे और उसके बाद हमारा नेतृत्व जो तय करेगा, उसके बाद यदि हमें सड़क पर उतरना होगा तो हम सड़क पर आज प्रतीकात्मक शोक सभा किए, हम हजारों की संख्या में सड़क पर उतरेंगे और हमें कोई रोक करके दिखाए तो हमें चैलेंज करेंगे। रामशंकर कठेरिया ये कह रहे हैं कि प्रशासन हमें यह न समझे कि हम लाठी डंडे नहीं उठा सकते। हमारे साथ कुंवर अयूब अली साहब जुड़ चुके हैं, आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अयूब अली साहब, बहुत स्वागत है। हमारे साथ हरिनारायण राजभर, भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जेपी अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं, नेता पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी। पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इससे पहले कि इन सवालों को लेकर आगे बढ़े, एक बार जरा जेपी अग्रवाल साहब की बात उस वक्त अधूरी रह गई थी। हमने 2 सवाल उनसे पूछे थे। आरोप बीजेपी ये लगा रही है, राजभर साहब ये लगा रहे हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी के इशारे पर वो डॉक्टर गलत बयानी कर रही है। जवाब दीजिए सर संक्षेप में अग्रवाल साहब, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राजीव जी, मुझे हरिनारायण जी की बात बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने कहा कि अगर मंत्री ने कोई गलत बयानी करी है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जब आप कह रहे हैं इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई पार्लियामेंट के फ्लोर पे सरकार मंत्री के द्वारा गलत बयान दे दी, बहुत बड़ी बात है। ये कोई एक विषय तक खत्म नहीं होगा। सर इस बात को लोग समझ कहां रहे हैं? रोकेंगे नहीं तो हर इस विषय की गंभीरता को समझ कहां रहे हैं? स्मृति ईरानी बतौर मिनिस्टर गलत बयानी करें, गृह मंत्री पीछे से बैक करें, तारीफ करें, और आधा घंटा भी न हो कि प्रधानमंत्री बाकायदा वीडियो के साथ ट्वीट कर दें। आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है। ये लगता है कि सरकार किसी के कंट्रोल में नहीं है। जो हालत मैंने देखी है कि प्रधानमंत्री उन बातों का जिक्र मन की बात में नहीं करते जो देश से ताल्लुक रखती हैं जी, और उसके बाद जो मंत्री हैं सब अपनी अपनी लाइन पे अलग चल रहे हैं। एक ऐसा भानुमति का कुनबा जुड़ा हुआ है, जब जो चाहता है वो बोल देता। आपने साक्षी महाराज के बयान भी सुने होंगे बहुत सारे जी। आप देखिए किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग जो करते हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। अब ये जो बात स्मृति ईरानी कर रही है या कठेरिया साहब कर रहे हैं, ये भी उसी कड़ी में जुड़ता है। देखिए, जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा पार्टी के अंदर, आपको ये एहसास नहीं होगा। बहुत दिन बाद सरकार में आए हैं जी, इनको लगता नहीं है, समझ नहीं पा रहे हमें करना क्या है। ये कोई दादा नहीं है, ये कोई डिक्टेटर नहीं है। आप लोकतंत्र के अंदर लोकसभा में बैठकर किसी कार्रवाई का हिस्सा बनते हैं, उस कार्रवाई का हिस्सा अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आप कर रहे हैं, तो सच्चाई ही एक माध्यम है, ठीक है, झूठ कोई माध्यम। अगर मान लो आपका राजभर साहब जवाब दीजिए, आपको रिपोर्ट राजभर साहब जवाब दीजिए, फिर हम जरा कुंवर साहब की तरफ बढ़े, राजभर साहब से जवाब ले लें। राजभर साहब जवाब दीजिए, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, क्या इस बात का अंदाजा आप लोग कर पा रहे हैं? जेपी अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सरकार किसी के कंट्रोल में नहीं है, हर नेता हर मंत्री जो चाहे जैसा चाहे वो कर रहा है, वो बयान दे रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। मल्लिका अर्जुन सदन को चलने नहीं देते हैं। किसानों की हित की बात
सरकार को लिखा हुआ पढ़ रहे हैं नहीं करने देते हैं। राजभर साहब लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, जो सवाल हम उठा रहे हैं उसके जवाब दीजिए। सुन लीजिए ना, जो नहीं राजभर साहब, जो सवाल हम उठा रहे हैं ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है सर। नहीं सर, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर सदन को नहीं चलने देते हैं तो आप सदन में इस बात का उनसे जवाब मांगिए। आप सदन ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, जो बुलाई जाती है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है सदन को चलाना, उस जिम्मेदारी को समझिए। लेकिन यहां जो सवाल जेपी अग्रवाल साहब उठा रहे हैं उनकी जरा गंभीरता समझिए। वो एक आरोप ये लगा रहे हैं कि सरकार किसी के नियंत्रण में नहीं है, पार्टी के नेता और मंत्री किसी के नियंत्रण में नहीं है। साक्षी महाराज से लेके और तमाम दूसरे लोगों का वो जिक्र कर रहे हैं। इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, एकदम नियंत्रण में है सरकार, प्रधानमंत्री के नियंत्रण में है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ कांग्रेस के नजर में नियंत्रण नहीं दिखाई दे रहा है। मगर अगर स्मृति ईरानी प्रमाण स्वरूप अपनी बात अगर लोकसभा में कहती है तो क्या गलत है? अरे वो प्रमाण ही तो गलत है सर। एक मंत्री गलत प्रमाण पेश कर रहा है, मुद्दा तो यही है। आप समझ नहीं रहे। एक मंत्री जिस डॉक्टर को कोट कर रहा है, वो डॉक्टर मीडिया के सामने राजभर साहब आके ये कह रही है कि नहीं, ये गलत कहा जा रहा है कि रात भर कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा, मैं घटना के आधे घंटे बाद वहां पहुंच गई थी। एक मंत्री सदन को, देश को गलत सूचना दे रहे हैं। यह प्रश्न है। यानी कांग्रेस हमेशा फिर कांग्रेस, इसमें कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? सच्चाई को तोड़ मरोड़ इसमें राजभर साहब कांग्रेस पार्टी क्या करे? क्या कांग्रेस पार्टी मंत्री जी के मुंह से यह बात बुलवा रही थी क्या? कांग्रेस इसमें क्या करे कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी हमेशा स्थिति को कोई जवाब नहीं है सर, तोड़कर रखती है। सर देखिए, आपको टेलीविजन पर दर्शक देख रहे हैं, आप एक जिम्मेदार सांसद हैं, मऊ से आते हैं, मऊ में भी लोग आपको देख रहे होंगे। एक भी जवाब ऐसा नहीं है जो तर्क की कसौटी पर खरा उतर सकता हो। राजभर जी, आप एक जिम्मेदार सांसद हैं, आप सीनियर नेता हैं, आप संसदीय परंपराओं को जानते हैं। क्यों नहीं पूरी पार्टी ये मान रही है कि एक मंत्री ने गलत बयानी कर दी है? अरे गलतियां हो जाती हैं। पीएफ पर आपने गलती की, पीएफ पर आपने गलती की, आपको वापस लेना पड़ा, आपको वापस लेना पड़ा। कल आपने घोषणा की थी कि टैक्स लगेगा, आज आपने घोषणा करनी पड़ी है आपको सरकार को कि साहब टैक्स नहीं लगेगा। मान लीजिए सरकार अपनी गलती मान ले राजभर साहब। सरकार को जो उचित समझा सरकार किया, उसमें बस सरकार के बात को मैं क्यों वही आपकी सुई अटकी हुई है। उसके लिए सच में आपके पास कोई जवाब नहीं। हम जरा कुंवर साहब के पास आते हैं। कुंवर अयूब अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए, आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। कुंवर साहब, ये क्या स्थिति है? एक सरकार जो फुल मेजॉरिटी की सरकार है, यह माना जाता है कि साहब प्रधानमंत्री का अपनी कैबिनेट पर और नेताओं पर बड़ी पकड़ है। इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं, चाहे वो रामशंकर कठेरिया हो जो आगरा से चुनकर आते हैं, चाहे वो देश की एचआरडी मिनिस्टर हो स्मृति ईरानी, सरासर गलत बयानी कर रही हैं। लेकिन कोई नेता, कोई मंत्री न मानने को तैयार है, न सुनने को तैयार है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक रटा रटाया जवाब है जो रख देना है, जो पेश कर देना है। क्यों सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी वो झूठ के वादों पर ही बनी थी। 15 लाख से लेकर के किसानों को उनकी कीमत का 150 गुना देंगे, गन्ना किसानों का भुगतान करेंगे, ये सारे वादे भारतीय जनता पार्टी के ने। और बहुत ऐसे वादे हैं, अगर मैं गिनवाऊंगा तो उसमें आधा घंटे का समय लगेगा। और चूंकि एक भी वादा फुलफिल नहीं हुआ, जब वादा सरकार पूरा नहीं कर पाती है तो फिर इसी तरह के बयानबाजियों पर पार्टी को आना पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर इस तरह के झूठे बयानबाजी नहीं करेंगे, भड़काऊ बयानबाजी नहीं करेंगे, तो उनको सत्ता से बेदखल बहुत जल्दी होना पड़ेगा। और उसी को बचाने के लिए ये इस तरह का काम कर रहे हैं। कोई भी सरकार का एक भी काम ऐसा नहीं हुआ है जिससे ये साबित हो कि केंद्र में कोई मजबूत सरकार है। जिस उम्मीद से लोगों ने केंद्र में सरकार बनाई, फुल फ्लेज पूरा मैंडेट दिया, और मैंडेट बन के लोगों ने, खास तौर से रूरल एरियाज के लोगों ने, किसानों ने ये महसूस किया कि शायद हमारे हित की सरकार बनेगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जितनी बुरी हालत पिछले 1.5 साल में, 2 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में किसानों की हुई है, इतनी बुरी हालत कभी किसी की हुई नहीं। गन्ना किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े होर्डिंग मोदी जी के लगे, अब प्रचार लगा कि साहब 600 करोड़ रुपया हमने दे दिया। एक नया पैसा किसी किसान को पिछले साल का गन्ना भुगतान नहीं मिला। इस साल का तो सवाल ही नहीं है।
तो जो किसान बिल्कुल की हालत खुदकशी करने के लिए आ रही है, उन्हें सिवाय हिंदू सेंटीमेंट को भड़काने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कोई और बात बची नहीं है। राजभर साहब, कोई जवाब है इस बात का? अगर हो तो दीजिए सर, कि सिर्फ आप सेंटिमेंट्स को भड़काने का काम कर रहे हैं। हाँ, जो बात आप चुनाव से पहले कर रहे थे वो सब भूल चुके हैं, वो सारे वादे आपने मिट्टी में डाल दिए। अरे नहीं, उत्तर प्रदेश को सरकार हमेशा दिया है, भारत सरकार, मगर उत्तर प्रदेश जो है सही किसानों को बांटी नहीं रही है। उत्तर प्रदेश सारे पैसों को दूसरे मैटर में लगा रही है। किसानों का पैसा जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है अन्य फंडों में लगा रही है। केंद्र सरकार तो सिर्फ उत्तर प्रदेश को पैसा देगी, बांटना तो उत्तर प्रदेश सरकार का काम है। तो उत्तर प्रदेश तो खुद घोटालाबाज है। अब उसके लिए समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि जुड़ेंगे हमारे साथ। राजभर साहब, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि अभी जुड़ रहे हैं 2-3 मिनट में, उनसे भी हम आपकी इस बात का जवाब ले लेंगे। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश कोई जिम्मेवारी नहीं है। क्राइम इतना बढ़ गया, सरकार की सीधे गुंडाई बढ़ गई है, और मोदी जी ने डिक्लेयर किया कि 600 करोड़ रुपया गन्ना किसानों को दे रहे हैं। कहां दिया वो ये बता दीजिए। वो बता देना कि कहां गया पैसा। वो गन्ना किसानों के भुगतान की जिम्मेवारी सीधे सीधे केंद्र सरकार की है, और केंद्र सरकार उस जिम्मेवारी से बच नहीं सकती है। और एक भी कहीं बता दे कि गन्ना किसानों को ये भुगतान हम लोगों ने किया, सीधे आप लोगों ने मिल को दिया, बिना इंटरेस्ट के पैसा दिया। आप लोग सिवाय पैसे वाले लोगों को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को फंडिंग करने के अलावा आपने पूछा कभी कि हमने 600 करोड़ रुपया दिया? नहीं, बस आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, का विषय नहीं है। नहीं, बस आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, बिल्कुल हम उसी विषय पर आ रहे हैं, हम उसी विषय पर आ रहे हैं। टिप्पणी हम जरा पीयूष पंत जी से ले लें। पीयूष जी, क्या रणनीति इसके पीछे दिखाई देती है? ठीक है, राजनीतिक दल आपस में आरोप प्रत्यारोप करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि चुनाव करीब आते हैं तो गहमा गहमी बढ़ती है, लेकिन गहमा गहमी बढ़ने में हम मर्यादा की सारी हदें लांघ जाएं, हम सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट्स को उकेरने का, उभारने का काम करें, यह भी तो किसी सभ्य समाज या जिम्मेदार राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता। वो भी तब हो जब एक व्यक्ति केंद्र में मंत्री पद पर शोभित हो। क्या हो रहा है सर ये? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरह से इस सरकार में देखिए जो एक राजनीति की समझ रखने वाले लोगों का अभाव है, और सरकार कैसे चलाई जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं, जो संघ के निकट के लोग हैं, मोदी जी खुद संघ के निकट के लोग हैं, वो प्रचारक रहे हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, बाकी लोग भी जो संघ के निकट हैं उनको भी उसी तरह से जो है नवाजा गया है और उनको कैबिनेट में जगह दी गई है। अब जो इस तरह के लोग हैं, आप देखिए लगातार जितने भी जो भी मंत्री गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दे रहे हैं लगातार, वो सब की जो जड़ें हैं वो नागपुर से जुड़ी हुई हैं, और नागपुर की कृपा से वो जो है आज केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। तो मुझे लगता है एक कारण तो ये लगता है, तो उनका एक पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं हुई है, उनकी ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन भी नहीं हुई है। भले ही मोदी जी ने जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम वो क्लासेस लेंगे, सारे सांसदों को समझाएंगे कि क्या एजेंडा है, गुड गवर्नेंस क्या होती है, लेकिन उसके बावजूद लगता है कहीं ना कहीं संघ जो है पूरी सरकार के ऊपर हावी है। और अब आप चाहे ईरानी जी का वक्तव्य ले लें, जिस तरह से उन्होंने गलत तथ्यों को पेश करते हुए और जो जल्दबाजी से पेश की गई चीजें बिना ये काउंटर चेक किए हुए कि हाँ जो तथ्य आप बताने जा रही, वो भी संसद के, जिस संसद में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रवेश किया और था। आपको पहले से पता है कि रोहित वेमुला वाले मामले पर चर्चा हो रही है, और चर्चा के दूसरे दिन आप अपना जवाब वहां रखते हैं। बिल्कुल, हम ये माने कि मंत्री स्तर तक गलत सूचनाएं पहुंच रही हैं? नहीं, अगर पहुंच रही है गलत सूचना तो कौन पहुंचा रहा है ये आपको सोचना होगा, लेकिन आपको अपने स्तर पे, आप एक जिम्मेदार मंत्री हैं, आपको बयान संसद में देना है, उसी संसद पे जिसपे नरेंद्र मोदी जी ने प्रवेश करते हुए माथा टेका था इसके सम्मान में। आप उस संसद को आप इतने हल्के से ले रहे हैं कि आप सिर्फ अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए आप जो है गलत तथ्यों को सामने पेश करें, वो भी संसद के समक्ष करें, और उसको आप एक ऐसी मुद्रा में पेश करें कि आप जो है कि जो पूरा विपक्ष है वो दुश्मन है इस देश का, और आप ही जो इस देश का भला चाहते हैं। तो ये तथ्यों के साथ जो बाजीगरी चल रही है, मुझे लगता है ये अपरिपक्वता दिखाती है इस सरकार की और इस सरकार के मंत्रियों की, और कहीं ना कहीं जल्दबाजी दिखाई देती है कि जो संघ ने एजेंडा तय किया हुआ है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। पूरा वही है, संघ का एजेंडा कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सरकार करने की कोशिश कर रही है। पीयूष जी ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अब हम जरा जेपी अग्रवाल साहब के पास आएंगे। अग्रवाल साहब, हमने देखा कि रेल बजट का क्या हुआ,
कोई महत्वपूर्ण चर्चा उस पर सदन में नहीं हुई। हमने ये भी देखा कि साहब आम बजट आया और आकर चला गया, अखबारों में छप गया, लेकिन हमारे माननीय सांसदों ने लोकसभा में या राज्यसभा में उस पर किसी तरह की कोई गंभीरता नहीं दिखाई। और ये जो राजनीतिक मुद्दे हैं इन्हीं पर शोर शराबा ज्यादा है। ये जो स्थिति है कि आप लोग विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाए हैं और सरकार अभी थोड़ा हुआपो की हालत में है, आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? मंत्री महोदया की माफी से कम कुछ भी मंजूर नहीं या फिर कुछ और? राजीव जी, जो लोकतंत्र है ये एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है और शासन चलाने का एक तरीका है। वहां पर जो लोग चुनकर जाते हैं वो लाखों लोगों से जीत कर जाते हैं। अब उनका क्या कर्तव्य बनता है कि वो ये रक्षा करें कि जो चुनी हुई सरकार है, जो सरकार में बैठे हैं, वो डिक्टेटर ना बन जाए और जो अपोजिशन में बैठे वो मूक दर्शन ना बन जाए। ये नहीं होता कि अगर आप जीत कर आए, मेजॉरिटी सरकार में आ गई और आप मंत्री और प्रधानमंत्री बन गए तो आप जो मर्जी आए करेंगे, ये छूट नहीं है। और इस चेक एंड बैलेंस में अगर सरकार कहीं कोई गलत कदम उठाती है, गलत बयान देती है, उनका व्यवहार गलत है या अपोजिशन को लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, सही रास्ते पे सरकार नहीं जा रही, तो अगर वो सरकार सही रास्ते पे नहीं जा रही और अपोजिशन उनकी हाँ में हाँ मिलाता है तो वो भी ये माना जाएगा कि वो भी उसमें शामिल है। अपोजिशन का काम है कि वो सरकार पे निगाह रखे कि वो कहां गलत है, कौन से रास्ते पे जा रही है। अगर मान लीजिए मंत्री गलत बयानी करता है और आज आप उसे छोड़ देते हैं तो वो एक परंपरा बन जाएगी कि आप जो मर्जी आप बोल दीजिए, पार्लियामेंट का फ्लोर तो बेकार है और मेंबर पार्लियामेंट तो कोई वो वजह नहीं, उनको जो मर्जी आए कहते हैं। लेकिन अग्रवाल साहब, खबर तो ये आ रही है कि पार्टी रामशंकर कठेरिया को क्लीन चिट देने के मूड में है। परिषद में रहते हुए अग्रवाल साहब पार्टी रामशंकर कठेरिया को क्लीन चिट देने के मूड में। अब सवाल ये है कि अगर इतने गंभीर बयान होंगे और उस पर सरकार या पार्टी क्लीन चिटें देती रहेगी तो फिर हालत क्या होगी? किसी सूरत में नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी उसको क्लीन चिट दे रही है, जैसा कि मैंने अभी टेलीविजन पे देखा, ये बहुत गलत परंपरा है। बहुत साफ तौर पर टेलीविजन में दिखाया गया कि वो क्या बोले हैं, किस तरह बोले। एक शोक सभा के अंदर कितना उत्तेजित भाषण। आप किसी की मौत में गए हैं, आपको इतनी डिसेंसी भी नहीं रही कि आप बड़े हल्के और सोबर शब्दों में अपनी बात को रखते, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते। वो तो ऐसा लग रहा है जैसे वो राजनीतिक भाषण उन्होंने वहां शुरू कर दिया और आर पार की लड़ाई अभी होगी, अभी खत्म होगी। भाई कोई मंच लगाते, आप अपने चुनाव के मंच लगाए, पार्टी का मंच लगाए, जो मर्जी आए बोले, लेकिन माफ करना, मंत्री शोक सभा में बोल रहा है और डंडे उठाने की बात कर रहा है, जान से मारने की बात कर रहा है। सर यही बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि राजभर साहब से पूछ रहे हैं, जिसका कोई सही उत्तर उनके पास नहीं है। रविदास मल्होत्रा साहब, समाजवादी पार्टी के नेता। अग्रवाल साहब आ रहे हैं, हम सर आ रहे हैं, अग्रवाल साहब आ रहे हैं। एक बार जरा रविदास मल्होत्रा साहब को जोड़ लें, विधायक है, नेता है समाजवादी पार्टी के। जी अच्छा, पूरा करिए सर, पूरा करिए। हाँ, एक सेकंड लूंगा, एक सेकंड लूंगा। हरिनारायण जी ने बहुत साफ कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए और हरिनारायण जी ये कह रहे हैं कि कटेरिया जी ने अगर किसी ने कोई गलत काम करा है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। तो हरिनारायण जी ने तो कह दिया दोनों पे एक्शन होना चाहिए। सर कह दिया, लेकिन जब आपने उन्हें दोबारा याद दिलाया तो फिर उनकी क्या स्थिति थी? जवाब उन पर नहीं था, खंडन किस तरीके से आ रहा था, ये भी तो आपसे छिपा हुआ नहीं है। सर मुश्किल तो ये है कि बोलना कुछ चाह रहे होते हैं और नेता और बोल कुछ जाते हैं, या फिर जो मन में होता है वो सामने आकर निकल जाता है। वैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव ने सियासत जो है थोड़ी सी हिलाकर रखी हुई है। हम रविदास मल्होत्रा साहब से जवाब ले लें। एक तो रविदास मल्होत्रा साहब, आपकी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, खबर अभी हम देख रहे थे वो ये कि साहब कठेरिया साहब पर आपकी पार्टी कार्रवाई करेगी, इसकी जांच करवाएगी। ये जांच सर कब तक होगी? क्या गंभीर है आप लोग इस तरह के भाषण और बयानों को लेकर, या फिर वही बात है कि चूंकि चुनावी माहौल पक रहा है और इस पकने में कुछ हमारे हाथ भी लग जाए तो अच्छा, अगर मुफीद है तो चलने दो, ये स्थिति है? क्या आप लोग कार्रवाई करके कोई सख्त मैसेज देने की कोशिश करेंगे रविदास मल्होत्रा साहब, कठेरिया जी जैसे लोगों को? उत्तर प्रदेश सरकार खुद हुआ कर रही है। कोई पहले चुनाव के लिए कोई बात नहीं होती है। अगर किसी ने कोई गलत बयानबाजी करी है तो इस तरीके से कोई केंद्र के मंत्री को
ये बयान उचित नहीं है। अगर किसी ने अपराध किया है, किसी ने हत्या करी है, उसको गिरफ्तारी की मांग करना अलग बात है, लेकिन किसी पूरे धर्म के ऊपर हमला हो, ये बात ठीक नहीं है। और इस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए कि सर अगर चाहिए, कोई कौन करेगा? आप सरकार में है सर, आप सद्भाव करेंगे या देश को तोड़ने को या रविदास मल्होत्रा साहब, चाहिए तो बहुत कुछ। बयान आप करने का सरकार बात में करता है, आप कार्रवाई उस पर करेंगे कार्रवाई करेंगे या होनी नहीं चाहिए। करेंगे इस शो में ये बताइए। मल्होत्रा साहब, हमने पहले भी कहा, तो बिल्कुल इसलिए- टू द पॉइंट, आप है सरकार, देखिए आप भाई, कहिए अपने मुख्यमंत्री को, कहिए अपनी पुलिस को कि साहब इस तरह से समाज को तोड़ने देखिए, की कोई कोशिश भी- हो रही है, भड़काऊ भाषण अगर दिए जा रहे कोई हैं, भी कार्रवाई करें। जब कार्रवाई करेंगे तब अगर मैसेज जाएगा। कोई बार भी बार साध्वी समाज को प्राची, तोड़ने की, ऋतंबरा, समाज को साक्षी महाराज, इन बांटने लोगों के की, नाम लिए जाते हैं। अगर हमने मुजफ्फरनगर का एक वीडियो दिखाया था जहां बीजेपी के नेता किस तरीके से भड़काऊ भाषण दे रहे थे। वो ये बता रहे थे कि मुजफ्फरनगर की चिंगारी से ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इस चिंगारी की फिर जरूरत है। क्या आप लोगों ने किया बताइए? इसी शो में आपकी पार्टी के मंत्री ने, आपकी सरकार के मंत्री ने कहा था कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब ये कड़ी कार्रवाई भी सिर्फ एक जुमला और एक शब्द और एक सेंटेंस बन के रह गया है। ये कड़ी कार्रवाई इस देश में नहीं होती, इसी वजह से तो ये स्थिति हो जाती है। मल्होत्रा साहब, राजीव ये पहले अपने मंत्रियों जो लोग पर भी उत्तर प्रदेश सरकार समाज कार्रवाई को करे, तोड़ने पहले के उनकी लिए गतिविधियों को या देखे देश कि को वो लोग तोड़ने क्या के कर रहे लिए हैं। सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर चाहिए। और मैं ये चाहता हूं, हमारी ये मांग भी है कि कोई भी अगर देश को या समाज को तोड़ने की बात करता है तो उस पर कार्रवाई हो। बस कार्रवाई हो। और लेकिन मेरा ये करेगा मानना कौन? है भाई, कार्रवाई कि क्या करेगा करोगे? कौन? की इसकी कोई कोई कौम नहीं जिम्मेदारी है। नहीं। करेगा अगर कौन? किसी उसकी ने कोई जिम्मेदारी किसी नहीं। ने कुंवर कोई साहब, ये हत्या क्या करी हुआ? है तो उस पर इनकी कार्रवाई सरकार है, हो। ये भी मान लेकिन रहे हत्या हैं। के केंद्र में बीजेपी की सरकार है, समाज वहां के से अंदर बयान आ रहे पूरे हैं। किसी दोनों धर्म सरकारें के ऊपर जिम्मेदार है। हमला हो, कार्रवाई कौन करेगा? ये बात कुंवर ठीक साहब, नहीं है। उत्तर प्रदेश में और 3 बाई जो इलेक्शन लोग भी हुए ऐसे हैं, और सुन लीजिए, आप जो सुन लोग लीजिए साहब चाहते हैं जी, कि मल्होत्रा लोग साहब सुन लीजिए। खराब हो, उत्तर प्रदेश उसको में रोकने के लिए 3 उन पर विधानसभा कड़ी से के कड़ी उपचुनाव कार्रवाई हुए होनी चाहिए। और मुसलमान ने मुलायम सिंह जी को छोड़ने का काम शुरू कर दिया। देखिए देवबंद में रिजेक्ट मल्होत्रा कर साहब दिया। सुन लीजिए, बात देखिए, सुनिए तो सुनिए। हर पार्टी तक पहुंचा पाएंगे। सुन लीजिए। देवबंद में रिजेक्ट किया, मुजफ्फरनगर में बड़ी तादाद में अगर मुसलमान कोई ने रिजेक्ट किया समाजवादी सद्भाव पार्टी को, खराब करने का और प्रयास फैजाबाद करेगा, में तो ये जैसे बात तैसे ठीक बचा नहीं है। है। जैसे इसको जैसे बर्दाश्त इज्जत नहीं बची किया है, इसलिए ये नूरा कुश्ती है मुलायम सिंह जी की और भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन और कुंवर साहब, दोनों संयोग लोग से- जो है कुंवर साहब, संयोग से जिस दिन ये हुआ, जिस दिन बाई इलेक्शन के परिणाम आए, उस दिन रविदास मल्होत्रा साहब हमारे साथ इसी शो में थे। और जब हमने उनसे यही सवाल पूछा जो सवाल आप उठा रहे हैं कि क्या अल्पसंख्यक वोट बैंक आपसे छिटक रहा है, तो आपको मालूम है उनका जवाब क्या था? कि कुछ लोगों की अनदेखी की जा रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं। दरअसल सरकार या पार्टी ये समझ ही नहीं रही है कि कुछ लोगों की नहीं, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी हो रही है, जिस वजह से मल्होत्रा साहब हो रहा है। कुंवर साहब अपनी बात आप पूरी देखिए, करें। चुनाव मैनिफेस्टो में इन्होंने वादा किया था कि हम मुसलमानों को अलग से 18% का रिजर्वेशन देंगे। आज 4 साल हो गए, बताया कि किसी एक आदमी को रिजर्वेशन तो छोड़िए, एक आदमी को नौकरी मिली हो। पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक जाति के यादव समाज के लोगों के अलावा किसी को नौकरी नहीं मिली। मुसलमानों के साथ जिस तरह की पश्चिम उत्तर प्रदेश में लूट हो रही है और खास तौर से यादव दरोगा कर रहे हैं, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज उसी का नतीजा है कि मुसलमान एक अलग से सेकुलर फ्रंट की तलाश में है जी। और उसी का इनको आभास हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इस तरह के बयान दिलवाते हैं कि मुसलमान डरा रहे और डर के इनकी शरण में रहे, लेकिन अब मुसलमान डरने वाला नहीं। ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ये है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है इनकी, जिसके तहत ये चल रहे हैं। हम जरा अग्रवाल साहब का एक कमेंट ले लें, फिर राजभर साहब के पास आएंगे। जेपी अग्रवाल साहब, क्या वाकई ये स्थिति लगती है कि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ बयानों में कार्रवाई होती है और भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, धीरे धीरे चुनाव ऐसे ही गरमाएगा और पोलराइजेशन की कोशिश होगी? ये जो कुंवर साहब कह रहे हैं, दरअसल यही सच है हमारी केंद्र और प्रदेश की सियासत का, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। सर, ज्यादातर समय ये देखा गया है कि जब भी इस तरह के मुद्दे आते हैं तो ये आरोप लगते रहे समाजवादी पार्टी पर भी और बीजेपी पे कि ये आपस में नूरा कुश्ती करते हैं और जो मुख्य मुद्दा होता है उससे भटक जाते हैं।
अब कोई आप हालत देखिए उत्तर प्रदेश की, जो हालत हो रही है इस समय शासन की, कि कितना बिखराव है, किस तरह से लूटपाट होती है, बुरी हालत कर दी। जो हरियाणा में हुआ वो रोज वहां उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इस तरह होता रहता है। और जो शासक हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनकी तवज्जो उस ओर बिल्कुल नहीं जाती, या एक बयान आ जाता है उसके बाद खत्म हो जाता है। मुझे लगता है जो नूरा कुश्ती है बीजेपी की और समाजवादी पार्टी की, इसका बोध सबको है। और मुसलमान जो है वो कोई इनके दबाव में नहीं है, बड़े समझदार लोग हैं और वो जानते हैं उनका रास्ता कौन सा अच्छा है, किस तरफ उनको जाना चाहिए, और उसका रास्ता वो खुद चुनेंगे और वो उत्तर प्रदेश के नतीजे बदलेगा। ठीक है राजभर साहब, अब ये बता दीजिए कि आपकी और समाजवादी पार्टी की क्या कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है? दोनों एक दूसरे को शय देने का काम करते हैं कि तुम कहो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ बयानों में कहेंगे कि कार्रवाई होगी या होनी चाहिए? राजभर साहब। अरे कांग्रेस, ये तो अंडरस्टैंडिंग तो कांग्रेस, बसपा और सपा का हमेशा रहा है। आप तो हमेशा देखे हैं। और सपा के मंत्रियों में आजम खां ऐसे विस्फोटक बयान देते हैं जिससे समाज को बांटते हैं, और सांप्रदायिकता उनके बयान से पैदा क्यों नहीं? तो कठेरिया साहब उन्हीं को चुनौती दे रहे थे आगरा में। जब अपने कठेरिया साहब उन्हीं को चुनौती दे रहे थे क्या आगरा में? जी, उन्हीं को चुनौती दे रहे थे क्या कि तुम इतना भड़काऊ देते हो, हम तुमसे ज्यादा भड़काऊ देकर दिखाएंगे? ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं। हमेशा अच्छा राजभर साहब, आप तो जिम्मेदार सर, आप तो वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता हैं, सांसद हैं, दूसरे को सिर्फ देखती है। नहीं, आप तो सर बड़े संवेदनशील जिम्मेदार सांसद हैं, नेता हैं सर, है कि नहीं है? राजभर साहब है कि नहीं है? बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो ये बता दीजिए सर, ठीक है पार्टी जो भी करेगी हम मुश्किल समझते हैं कि स्मृति ईरानी और रामशंकर कठेरिया को माफी तो मांग लेनी चाहिए सर। गलतियां सबसे हो जाती हैं, क्या है, अगर आपकी मंशा अच्छी है तो आप सॉरी फील कर देते हैं, सॉरी बोल देते हैं। अगर आप अंदर से बिल्कुल वैसा नहीं सोचते, माफी मांगेंगे क्या सर ये लोग, या आप लोग इनको एडवाइस करेंगे? आप खासतौर से क्योंकि आप सीनियर हैं कि कोई बात नहीं, माफी मांग लो, गलती से निकल गया। नहीं, माफी तो मांगता है जो गलती करे। लोग गलती है नहीं की है तो माफी क्या मांगेंगे? बताइए अब इससे ज्यादा विकट स्थिति जो गलती करे वो माफी मांगेगा। ये अच्छा, तो गलती कौन कर रहा है? मांगेंगे नहीं, फिर गलती कौन कर रहा है? फिर कौन गलती कर रहा है सर? कठेरिया जी जानते हैं कि ये गलती नहीं, अपराध है। गलती की गलती सपा सरकार कर रही है, ऐसी स्थिति पैदा करके किसी को ऐसा बोलना कि ये इनकी पार्टी ने हिदायत दे रखी है कि आप इस तरह के भड़काऊ भाषण दो। इसका मतलब है पार्टी की तरफ से छूट है। पार्टी क्लीन चिट दे रही है सर, जो खबर आ रही है तो ये छूट नहीं और क्या है? जब पार्टी क्लीन चिट दे रही है, एक मंत्री पद पर बैठा हुआ जिम्मेदार व्यक्ति अगर ये कहता है कि प्रशासन ये न सोचे कि हम ऐसे ही हैं, वो हाथों में डंडा लेके चलता है, हम भी पहले लाठियां लेके चला करते थे, इसका क्या अर्थ है? क्या एक मंत्री को ये बयान शोभा देता है? क्या इससे किसी पार्टी की या किसी सरकार की छवि अच्छी हो सकती है? क्या इसको कोई नेता बैक कर सकता है? लेकिन पता नहीं क्यों, किस मजबूरीवश राजभर जी इसे बैक कर रहे हैं और इसमें कोई गलती नहीं मान रहे। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और कठेरिया साहब उसी जंगल राज को बढ़ावा दे रहे हैं। राज चल रहा है, नहीं, कठेरिया साहब उसी जंगल राज को बढ़ावा दे रहे हैं। अपनी बात करो ना, ऐसी बात है। उसी जंगल राज को बढ़ा, भाई वहां जंगल राज चल रहा है तो वहां जंगल राज चल रहा है। राजभर साहब, तो कठेरिया साहब क्या करने गए थे और क्या कह रहे थे मंच से? वो क्या कोई राम राज्य की तस्वीर दिखा रहे थे क्या? हर आदमी अपनी सुरक्षा, ठीक है, हम एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। राजभर साहब, हम आज आपकी मुश्किल समझते हैं, हम आज आपकी मुश्किल समझते हैं कि आप कितनी मुश्किल घड़ी में पहुंच गए और आपकी एचआरडी मिनिस्टर और राज्य मंत्री ने आपको किस मुश्किल घड़ी में पहुंचा दिया जिससे आपको जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। एक सर छोटा सा कमेंट हम कुंवर साहब से लेंगे। सर, ऐसे ही चलता रहा तो चुनाव तक स्थिति क्या होगी, जरा ये बताइए, और उसके बाद हम पीयूष जी से एक फाइनल कमेंट लेंगे। सर, अगर यही चलता रहा, यही जहरीली सियासत, बांटने वाली सियासत आगे बढ़ती रही तो चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश का हाल क्या होगा? देखिए दोनों पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि ये इस विषय को और गंभीर बनाया जाए।
लेकिन मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही जागरूक समझदार है और इन दोनों के झांसे में आने वाली नहीं है। अभी आप देखिए कि फैजाबाद की जो सीट हुई, उपचुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी, जो अयोध्या से लगी हुई सीट है। वो सीट हारने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो ये खुद समझ सकते हैं। मुजफ्फरनगर में जहां पर आग लगाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वहां भी इनको दोबारा आग लगा करके वो सीट बचानी पड़ी और देवबंद में ये तीसरे नंबर पर चले गए। तो ये अपने बेस को बचाने के लिए यही हाल समाजवादी पार्टी का है। दोनों की हालत बहुत खराब है और अगर एक विकल्प, सेकुलर विकल्प, महागठबंधन जैसा कि अजीत सिंह जी और नीतीश जी और बाकी लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां बदलेंगी और सेकुलर गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है सर। पीयूष जी, अगर यही चलता रहा तो हम चुनाव तक कहां होंगे? नहीं, देखिए, चुनाव तक हालत बहुत ही गंभीर हो जाएंगे और बहुत ही, मुझे लगता है कि यही आशंका मुझे लगती है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतागण जो है जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जो है जो दुहाई देते हैं तमाम लोकतांत्रिक आचार की और बहुत सी चीज़ों की देते हैं, वो लगातार चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। जबकि उनके मंत्री, देखिए, एक मंत्री जिन पे जो आरोप लगा था कि बलात्कार का राजस्थान के, वो सांसद वो वहां मंत्री बने बैठे हैं। स्मृति ईरानी इस तरह की बात कर रही हैं, मोदी जी ने एक बात नहीं कही है। राजनाथ सिंह ने जो हाफिज सईद का जो फर्जी एक ट्विटर था, उसके सारे जो है आरोप लगा दिया पूरा जेएनयू के छात्रों पे कि उनके पीछे हाफिज सईद का हाथ है जी। तो तब भी प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और जिस तरह से उनकी पार्टी के लोग बयानबाजी कर रहे हैं और समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि आने वाले 6 महीने में, देखिए, चुनाव इस पार्टी के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना या किसी भी राज्य का जीतना। इन्होंने बिहार के टाइम में ऐसा किया था, हरियाणा के टाइम में किया था, दूसरे राज्यों के टाइम में भी किया था, जिस तरह से इन्होंने एक इस तरह का पोलराइजेशन की कोशिश करी थी। क्या इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि वो इस ताने बाने को, इस देश के जो ताना बाना है, जो एक प्रेम के साथ लोग रहते हैं, जो इस देश के विकास में हर वर्ग, हर जाति और हर समुदाय का योगदान रहा है और रहता रहा है, आप उसको तोड़ परोड़ दे रहे हैं, उस ताने बाने को नष्ट कर दे रहे हैं। लग रहा है कि वोट के आगे कुछ दिख नहीं रहा, वही इतने अंधे हो जा रहे हैं। मतलब ये तो महाभारत। बहुत धन्यवाद हमारे सभी खास मेहमानों का आज स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सच्चाई है कि हमारे राजनीतिक दलों को यह ख्याल रखना चाहिए कि अगर राजनीति सकारात्मक नहीं हुई तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए वो कोई बहुत अच्छे और बहुत लंबे परिणाम नहीं लाती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी दूर है। अगर हम इसी तरह से वैमनस्य का जहर घोलते रहेंगे तो हम किसी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। प्राइम न्यूज पर खबरें जारी।